अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इंतखाबात हुए हैं, हुकूमत बन गई है, लेकिन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आया। मुल्क में बेचैनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। एहतजाज की कॉलें दी जा रही हैं। मुख्तलिफ इदारे अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी रिपोर्ट्स शाये कर चुकी हैं और बहुत ही संजीदा नौयत के सवालात उठा रही हैं। आज पिलडेट की भी एक रिपोर्ट आई है। पिलडेट के बारे में हालांकि ये समझा जाता है कि ये एनटीपीटीआई या इसको एनटीपीटीआई माना जाता है, या पीटीआई के लोग कम अज़ कम ये मानते हैं कि ये हमारी मुखालिफत में जो है वो चीज़ें करते हैं। कम अज़ कम पीटीआई वालों का ये मानना है। लेकिन पिलडेट की रिपोर्ट जो है वो भी होशुबा इंकशाफात का इजहार कर रही है। पिलडेट की रिपोर्ट बता रही है कि जो इस मरतबा 2018 के मुकाबले में शफाफियत का स्कोर है वो 49% तक गिर गया है। 49% तक गिर गया है, 50% भी नहीं रहा। इतनी ज़्यादा शफाफियत इस दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो बंदिश है ये गैर मामूली वाक़या था और इससे वोट डालने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोबाइल फ़ोन की बंदिश यानी बुनियादी तौर पर पिलडेट की रिपोर्ट इस बात का इजहार कर रही है कि ये टर्नआउट को लो रखने और लोगों को वोट डालने से रोकने की एक कोशिश थी ताकि लोग अपना वोट तलाश ना कर सकें। स्पेसिफिकली इन हालात में ख़ास तौर पर कि जब लोगों को उस दिन अपना इंतखाबी निशान मालूम करना था, हल्का नंबर मालूम करना था, और तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन की बंदिश जो है ये एक बहुत बड़ा मसला इससे पैदा हुआ। फिर कहा गया है कि वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48, 49 इन सब की इशाअत का 14 दिन के अंदर ना होना ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। यानी इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन खुद तो बिल्कुल दरगुजर नहीं करता कि जी 14 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात ने अगर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का रिजल्ट जमा कराना था, नहीं कराया तो जनाब आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल ही नहीं है और आपका निशान छीन लिया जाएगा। लेकिन खुद इतनी बड़ी और वाज़े इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो कि जिस पर पिलडेट की रिपोर्ट ने सवालात उठाए हैं। फिर कहा गया है कि 2018 में इंतखाबी धांधली या इंतखाबी शिकायत के हल के लिए 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। इस मरतबा ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी तादाद सिर्फ 2 है। ये 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं और ऐसे में कि जब शिकायत ख़ास तौर पर यानी इस मरतबा तो यह है कि शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। पिछली मरतबा शायद ट्रिब्यूनल्स के पास मेरा ख्याल है कुल 14 या 13 या 14 शिकायत ट्रिब्यूनल्स के पास आई थी। बावजूद इसके कि बड़ा शोर मचाया गया था, धांधली हो गई, लेकिन 13-14 शिकायत आई थी। इस मरतबा तो तकरीबन हर हल्का ही जो है वो शिकायत लेकर बैठा हुआ है। तो इस मरतबा से 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं और इसकी वजह से पिलडेट को ये लगता है कि 180 दिन की कानूनी जो डेडलाइन है उसके अंदर नताइज निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी जब भी कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाता है कोई शिकायत लेकर, तो उसका रिजल्ट 180 दिन में आ जाना चाहिए। ये 180 दिन में पता चल जाना चाहिए कि ये इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है। जो भी है फैसला 180 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 180 दिन में ना हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक लटक सकता है। तो पिलडेट को ये खदशा है कि कानूनी डेडलाइन 180 दिन के अंदर अंदर ये नताइज नहीं आएंगे। 180 दिन का मतलब है 6 महीने, यानी कम से कम 6 महीने में तो नतीजा आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएंगे इनको लगता है। फिर ये कह रहे हैं कि पिलडेट का मुतालबा यह है कि 2013 की तरह का एक कमीशन बना दिया जाना चाहिए। 2013 के इंतखाबात के हवाले से जब 2014 में धरना भी हुआ था, फिर एक कमीशन बनाया गया था जिसने जायज़ा लेना था कि इंतखाबात में क्या मुनज़्ज़म धांधली हुई है या नहीं। तो उस कमीशन ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बना था, उसने ये करार दिया था अपनी फाइंडिंग्स में कि बेज़ाब्तगियाँ ज़रूर हुई हैं लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो पिलडेट का मुतालबा यह है कि इस तरह का एक कमीशन बना देना चाहिए जो बताए कि हाँ भाई ये मुनज़्ज़म तरीके से ये धांधली हुई है या नहीं हुई। क्योंकि फॉर्म 45 के सामने आ जाने के बाद तो पूरे मीडिया की आज सबसे बड़ी खबर ही ये थी कि यानी बावजूद इसके कि मीडिया उस तरह से चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये थी कि आपने फॉर्म 45 के नताइज को हाथ से ओवरराइड करके तब्दील किया। तो ये इसने इन इलेक्शन को एक मजाक बनाकर पेश कर दिया है। तो ये पिलडेट की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अब जाहिर है जिस किस्म के हालात हैं
एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है। और मुल्क गिर एहतजाज अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पहले तो जहाँ पर वो एहतजाज करती थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता था, लोग पकड़े जाते थे, छापे मारे जाते थे। अब भी पंजाब की में और बाकी सूबों में तो शायद ऐसा ही हो, लेकिन एक सूबा अब एक ऐसा है PTI के पास कि जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है और अपनी हुकूमत के होते हुए वहाँ पर वो बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं और इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया से कह रहा हूँ कि नेशनल मीडिया तो पूरी तरह से फिर कवरेज नहीं करता इस तरह की चीज़ों की, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पे चलेगा, इंटरनेशनल मीडिया की खबर बनेगी। एक बहुत बड़ा एहतजाज PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये एक बड़ा एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च कर सकते हैं। तो अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है एहतजाज करने के लिए, जहाँ एक तरफ ये एहतजाज के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है PTI को खैबर पख्तूनख्वा का, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ारत संभालते ही ये अल्टीमेटम भी दिया था कि लोगों को अब जिनके खिलाफ झूठे पर्चे बनाए गए थे उनके पर्चे खारिज किए जाएं। वहीं पर अब एक और तशवीश की बात यह है, मैं समझता हूँ कि PTI की जो हुकूमत है उसको अब भी इस बात का ख्याल रखना है कि क्या अब तो उनके लोग नहीं उठाए जा रहे या गिरफ्तार नहीं हो रहे। अब ये एक साहब हैं, इनका नाम है सिद्दीक आफरीदी, मोहम्मद सिद्दीक आफरीदी। ये तहरीक इंसाफ जो पहले फाटा हुआ करता था उसके सीनियर नायब सदर रहे हैं और ये साबिका टिकट होल्डर भी हैं। और इनके जो है वो इनको कल दोपहर को नामालूम अफराद ने उठा लिया है। अच्छा, अब कल दोपहर से ही उठाए गए हैं और पुलिस में रिपोर्ट की गई है। तो पुलिस बशमूल तमाम रियासती इदारे अब तक जो है वो सिद्दीक आफरीदी का सुराग नहीं लगा सके, यानी अब तक पता नहीं है कि सिद्दीक आफरीदी कहाँ हैं। और ये सिद्दीक आफरीदी साहब जो हैं ये हाल ही में कैंसर से इन्होंने ये रिकवर किया है, सेहतयाब हुए हैं। और ये इनफैक्ट आज ये माइक्रोबायोलॉजी में PhD के लिए कनाडा जाने वाले थे, यानी आज फ्लाइट थी इनकी, कनाडा जा रहे थे पढ़ने के लिए और आज इनको उठा लिया गया और अब ये इनका कोई 2 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए शायद ये भी एक चैलेंज है कि वो अपने वो कारकुन जिनको अभी तक, यानी एक तो वो है ना कि जिनके खिलाफ पर्चे हुए हुए हैं, वो पर्चे सही हैं या गलत हैं इस बात को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ऐसे लोग जो जिनको उठा लिया गया और जिनका पता नहीं है कि उठाया किसने है और कहाँ पर हैं, तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए ज़रूर एक चैलेंज होगा। अच्छा, देखिए कि जहाँ एक तरफ एहतजाज की बात हो रही है, तो जो इस वक्त हुकूमत बनी है फॉर्म 47 की हुकूमत, उसको ज़ाहिर है इस बात की परेशानी की भी है कि ये एहतजाज क्या करेंगे। तो मरीम नवाज़ ने आज एक धमकी दी है और वो धमकी बड़े बेरहमाना अंदाज में दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और ये जो लूज़र माइंडसेट है, यानी हारे हुए लोग, तहरीक इंसाफ की वो बात कर रही हैं, अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं रुथलेस हो जाऊंगी, यानी मैं बेरहम हो जाऊंगी। क्या कहा है मरीम नवाज ने, सुनिए ज़रा। ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज पे वो तनकीद करेंगे। जो मेरी असल जिम्मेदारी है, पंजाब की आवाम ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना। आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। तो वो कह रही हैं आई विल बी रूथलेस अगर किसी ने अपने चीज़ों को ये ख़राब करने की कोशिश की। मरीम नवाज़, ये वो मरीम नवाज़ हैं जो अपने दोनों हल्के हार गई हुई हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। मैं शराफत से भी हार गई हुई हैं, शहजाद फारूक से भी हार गई हुई हैं, दोनों अपने फॉर्म 45 पूरे कैलकुलेट करके बता रहे हैं, लेकिन कह रही हैं कि मैं बेशक हारी हुई हूँ, मैं अब चीफ मिनिस्टर बन गई हूँ, मैं रूथलेस हो जाऊँगी, मेरे पास अब पावर आ गई है, मेरे पास इख्तियार आ गया है। अगर किसी ने एहतजाज किया और ये बताने की कोशिश की कि मैं हारी हुई हूँ, और अगर कोई फॉर्म 45 लेकर आया और उसने आकर मुझे कहा कि देखो मैं तो जीता हुआ हूँ और तुम हारी हुई हो, तो फिर मैं रूथलेस हो जाऊंगी। यानी अगर किसी ने मुझे आईना दिखाने की कोशिश की तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी, अगर किसी ने मुझे मेरे असल फॉर्म 45 दिखाने की कोशिश की तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी। मरीम नवाज कह रही हैं कि अगर कोई सामने आकर ये कहने की कोशिश करेगा कि वो जीता हुआ है, हम हारे हुए हैं, तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी। तो मरीम नवाज़ की मजबूरी है रूथलेस होना, और वो ये खुलेआम धमकी देते हुए नज़र आ रही हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ क्या मुतालबा कर रही है? तहरीक इंसाफ वही मुतालबा कर रही है
जो आज से थोड़ा अर्सा पहले नवाज शरीफ किया करते थे, जो आज से थोड़ा सा पहले शहबाज शरीफ किया करते थे। वही मुतालबा पीटीआई कर रही है, नया मुतालबा नहीं कर रही पीटीआई। देखें आप समझें कि अगर मैं कहूँ कि नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ के रुकन है, तो जो तहरीक इंसाफ आज मांग रही है वही तो नवाज शरीफ भी मांगते रहे हैं। सुने जरा नवाज शरीफ क्या कहते रहे हैं। जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाए, जब मामला कानून की हुक्मरानी का आ जाए, तो फिर वहाँ कोई समझौता न कीजिए। जब आप जजों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिखवाते हैं तो ये भी आइन शिकनी है। आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं तो ये बदतरीन आइन शिकनी। और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं तो ये बदतरीन आइन शिकनी है। यही पीटीआई कह रही है। पीटीआई क्या गलत कह रही है? अगर नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं तो पीटीआई भी ठीक कह रही है कि बदतरीन आइन शिकनी है। अगर आप फिर वो कहते हैं आप जब जजों से मर्जी के फैसले कराते हैं तो ये भी आइन शिकनी है। तो यही पीटीआई कह रही है। कौन ये मतलब क्या नई बात कह रहे हैं? और देखें शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे हैं जो पीटीआई कहती है। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पीटीआई सब एक पेज पर हैं इस मामले में। तो सुने जरा शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई और इदारा हो, हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी चाहिए। सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। यही पीटीआई मांगती है। तो शहबाज शरीफ साहब को आज वो बातें और नवाज शरीफ को आज वो बातें और मरीम नवाज को आज वो बातें क्यों बुरी लग रही हैं जो आज पीटीआई कह रही है और पहले ये खुद कहते रहे हैं। तो अगर यही इनका मुतालबा रहा है और आज पीटीआई ये कह रही है तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? तो देखिए वक्त बदल जाता है और नवाज शरीफ साहब जो अब मुंह में घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए हैं और मरीम नवाज जो ज़बरदस्ती की वज़ीर आला बन गई हैं, जिसके बारे में जावेद लतीफ़ कहते हैं कि ये हुकूमत हम पे थोपी गई है। वो कहते हैं कि जी हम ये हुकूमत नहीं बनाना चाहते या ये हुकूमत नहीं डिलीवर कर पाएगी। उनके बारे में वो कहते हैं कि ये तो थोपी गई हुकूमत है। तो अब मामला ये है कि ये थोपी गई हुकूमत जो है वो माइंड कर रही है कि उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज भी क्यों करे। अच्छा देखें कि ये जो अब टेम्परेचर है ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ एहतजाज की कॉल दी गई है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर सब ये कह रहे हैं कि जी इतवार को मुल्कगीर एहतजाज होगा। लेकिन खुलेआम शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम में ये कहा है, वो कहते हैं जनाब के इनको हम हुकूमत नहीं करने देंगे। ये यानी अब ये पीटीआई में एक ये रुझान मौजूद है। सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा था। हम तो अल्लाह पे उम्मीद रख के बैठे हैं। आप लोग के अल्लाह पे सर चल चलाएं हुकूमत चला लेंगे। इस मुल्क में चलना है, वो कोई नून लीग का मरहून मिन्नत नहीं है। ये अल्लाह पीटीआई का है, ये मुल्क चलेगा, मगर चोरी के मैंडेट वाले ये मुल्क नहीं चलाएंगे, ना हम चलाने देंगे। चोरी का मैंडेट रखने वाले ये मुल्क नहीं चलाएंगे, ना हम चलाने देंगे। तो ऐसा इन बातों से तो लगता है कि अभी चीज़ें इस्तेहकाम नहीं आने जा रहा अनफॉर्चुनेटली। हालांकि सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, सब चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन एक तरफ जाहिर है जब आप कहते हैं कि मिसाक मुफाहमत कर लो, पीटीआई से कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो और मुफाहमत की बात करो, तो फिर आपको ऐसा इजहार भी करना पड़ेगा कि मुफाहमत हो। यानी एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन में अपना वकील खड़ा करें आज़म तारड़ को और कहें कि ये मखसूस नशस्तें हम में बांट दी जाएँ, फ़ारूक एच नाइक भी कहें कि ये मखसूस नशस्तें हम में बांट दी जाएँ और बाकी भी यही कहें, और आप उनकी मखसूस नशस्तें भी छीन लें और कहें कि आओ मुफाहमत कर लो। मरीम नवाज़ कहें कि मैं रुथलेस हो जाऊंगी अगर तुमने अपना एहतजाज किया, पुराना एहतजाज भी किया, तो फिर ये जो कहती हैं कि रुथलेस हो जाऊंगी, फिर आप कहते हैं मुफाहमाना मिसाक मुफाहमत कर लें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, साथ साथ कैसे चल सकती हैं जबकि हालात ये हैं। इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, आज काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में क्या कहा है? काशिफ अब्बासी ने कहा कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि 44 में से ये सिर्फ 4 सीटें जीते हैं लाहौर में, सूबाई कौमी के मिला के 4 सीटें। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से लेकर गुजरात तक ये कोई सीट नहीं जीते। सुने काशिफ अब्बासी साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू करें ना, पूरा नॉर्थ पंजाब, पूरे नॉर्थ पंजाब की बात करें, वो आपका डोमेन है, आप जाने पंजाब। यहाँ से लेकर मेरा ख्याल है गुजरात तक शायद एक भी सीट नहीं सर, आगे तो सर सुन तो लेना, एक भी सीट नहीं। आगे सीटें हारी है। मतलब मुझे लगता है सियालकोट में 4 सीटें तहरीक इंसाफ 5 में से जीती हुई, लाहौर शहर में यार 2 जीती हैं, 12 सीटें हारी हैं। छोड़ दें। मुझे एक मेरे एक ब्यूरोक्रेट, मैं भी पिछले लाहौर में था, क्रिकेट देखने गया हुआ था, उन्होंने कहा जनाब 44 में से 4 ओनली 4 जीते।
सो अब मसला ये कि ये अब ब्यूरोक्रेसी बता रही है आपको कि सर ये हो रहा था वहाँ। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी यानी इन हालात में इस तरह से चीज़ें करके कहा जा रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल क्यों नहीं किया। तो मैं ये सवाल करूँगा शहबाज शरीफ साहब से कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी और आप मीनार पाकिस्तान पर जाके कैंप लगा के बैठ गए थे गर्मी में कि जी हमें बिजली नहीं दे रहा वफाक, और आपने वहाँ पर अपनी सियासत की थी, तो जब वहाँ में प्राइम मिनिस्टर लाहौर आता था तो क्या आप उनका इस्तकबाल करते थे शहबाज शरीफ साहब? आज आप शिकवा कर रहे हैं, वावेला मचाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल क्यों नहीं किया। तो क्या आप इस्तकबाल किया करते थे जब वज़ीर-ए-आज़म कोई और था और प्राइम? तो ये जो है वो अली अमीन गंडापुर से मुतालबा करने वालों को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। खैर, ये मुल्क पूरा इस वक्त एक अजीब व गरीब सी बेचैनी की कैफियत में है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद अपने चक्रों में पड़ा है और अपनी उनके बंदर बांट की पड़ी है। एक कहता मुझे ये वजारत चाहिए, दूसरा कहता मुझे तो फ़लाँ वजारत चाहिए, तीसरा कहता मुझे तो फ़लाँ वजारत चाहिए। MQM कह रही है कि हमें 3 वजारतें ये वाली चाहिए, अपनी मर्ज़ी की वजारतें, और कल खाबे खाए जा रहे हैं। यानी कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक डिनर रखा गया है इत्तेहादियों के साथ, एक डिनर, और उस डिनर का मकसद ये है कि सारे इत्तेहादी आपस में जो है वो मेल मिलाप करके और चीज़ें आपस में तकसीम करने की बात करें। ये बाकी किसी को इस बात से फ़िक्र नहीं है कि मैंडेट किसका है किसका नहीं है, आइन की बालादस्ती हुई है या नहीं हुई, शफाफ इलेक्शंस हुए हैं या नहीं हुए। इत्तेहादी जमा होंगे, खाबे खाएंगे, रंग रंग के खाने पकेंगे और वहाँ पर मनपसंद बातें होंगी। ये इस मुल्क में हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।